द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे को हवा दे दी है। कर्नाटक की जनता के सामने उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे को प्रमुखता दी जाएगी, उन्हें प्रमुखता से वहां लागू किया जाएगा। यह शगुफा सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि कर्नाटक में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर सके, पोलराइजेशन के सहारे सत्ता में वापसी कर सके, क्योंकि साम दाम दंड भेद को यूज करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। हर मोर्चे पर इस बार कर्नाटक में जब विफल होती नजर आ रही है तो जानबूझकर बीजेपी ने अब फिर से एनआरसी और यूसीसी के मुद्दे को हवा दे दी है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने जो मुसलमानों के साथ कर्नाटक में सुलूक किया है या फिर देश भर में सुलूक किया है, उसके चलते मुसलमान तो उन्हें वोट नहीं देंगे, तो क्यों ना हिंदुओं के वोट को एकजुट करने के लिए एक मैसेज डाल ही दिया जाए। जो इस बार इनका घोषणा पत्र आया है उसमें रेवड़ी बटने की भी बात है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, पूरी लिस्ट ही आपको बता देंगे। बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के ठीक इस समय क्या तुक है कि जब आप यह ऐलान करते हैं कि एनआरसी और यूसीसी को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को, इससे डराने की कोशिश नहीं हो रही है। असम में जब एनआरसी को लागू किया गया तो 19 लाख ऐसे परिवार सामने आ गए जो स्टेटलेस हो गए, उन्हें कागज दिखाने को कहा गया। कई लोगों के कितने पुराने कागजात हैं जो नियम है एनआरसी के तहत, उसके तहत बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या वो सब विदेशी हो गए? क्या वो देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे? इसके लिए सरकार के पास क्या उपाय है? अब एनआरसी कर्नाटक में लागू करने की प्लानिंग सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि बिना पोलराइजेशन के बीजेपी वहां पर सत्ता का ख्वाब अब देख भी नहीं सकती है। जो भी चुनावी सर्वे आए हैं वो आप सभी जानते हैं। हाल ही में सबसे लेटेस्ट सर्वे एबीपी न्यूज सी वोटर ने कराए तो सी वोटर को यह मालूम चला कि इस बार बीजेपी की राहें बहुत ही मुश्किल हैं। 100 का आंकड़ा भी बीजेपी वहां पार नहीं कर पाएगी। जो 224 सीटें हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत तक पहुंच जाएगी, कांग्रेस को ही सत्ता मिलने वाली है। ऐसे में बीजेपी करे तो क्या करे? तो उन्होंने जो शुरुआत की थी, प्लानिंग उनकी वही थी कि मुसलमानों को अलग करके ही पॉलिटिक्स करनी है। इस वजह से इन लोगों ने पहले से ही रणनीति बनाई। सबसे पहले तो मुस्लिम बेटियों से हिजाब पहनने पर रोक लगाने के लिए पूरी कोशिशें हुई। स्कूल कॉलेजों में इसे बैन करा दिया गया, हाई कोर्ट से फैसला लागू करवा दिया गया। इसके बाद जरा आगे आप देखिए, मदरसे पर, मस्जिदों पर टारगेट शुरू कर दिया गया। बाद में चुनाव नजदीक आते आते महीने डेढ़ महीने पहले यहां सरकार ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को जो 4% आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को हम खत्म कर देते हैं। ये आरक्षण जो है वो वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया जाएगा। तो इससे मुसलमान और भी खफा हो गए। बाद में जब उन्हें लगा कि मुसलमान उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, तो फिर बीएस येदियुरप्पा को उन्होंने आगे किया। बीएस येदियुरप्पा ने यह ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं। जो भी अभी इस वक्त हिजाब या हलाल के मुद्दे हैं वो सब गैर जरूरी मुद्दे हैं, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुसलमानों के भी कार्यक्रम में मुंबई साहब को जाना चाहिए था। येदियुरप्पा के इस ऐलान के बाद ऐसा लगा कि वो मुसलमानों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं देश के अच्छे से समझते हैं उनका भला कौन सोचता है, उनका बुरा कौन सोचता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश भर में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने की प्लानिंग सी बना ली है। तभी तो आप देखेंगे कि बैक टू बैक कई से सांसदों की, विधायकों की सांसदीय विधायक की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी ने खुद अपनी पार्टी में तमाम ऐसे सांसद विधायक को दरकिनार कर दिया है, उनके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ताधारी दल में बचे नहीं है। तो इसका आप आसानी से मतलब समझ सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी की सोच कैसी है। अब जब फिर से कर्नाटक में एनआरसी का मामला सामने आ गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को घबराने के लिए, उन्हें डराने के लिए यह एक शगुफा सा छोड़ दिया गया है ताकि हिंदुओं का वोट एकजुट हो जाए, संघी खुश हो जाए और मुसलमान डरे सामने उन्हें वोट ना करें। तो जो पूरा जो वोट आएगा
क्योंकि कर्नाटक में जो वोटर्स हैं 12% मुसलमान है, वो भी निर्णायक भूमिका में, लेकिन लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय का वोट जिन्हें पड़ता है सरकार उनकी बन जाती है। कर्नाटक में ऐसा ही माना जाता है और इसी वजह से कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है, जबकि लिंगायत बार बार बीजेपी से खफा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रिझाने के लिए कभी बोम्मई को, कभी येदियुरप्पा को, तो कभी और किसी नेता को सामने लाया जाता है। वहीं जगदीश शेट्टार को अलग होकर बवाल तो कर ही रहे हैं, जबकि वो पूर्व सीएम रहे थे, बीजेपी से वो कई बार विधायक चुन करके आए, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। अब येदियुरप्पा के सहारे, मुंबई के सहारे सत्ता में पार पाना चाहती है और मुसलमानों को डराने के लिए, उन्हें घबराहट में रखने के लिए और पोलराइजेशन के लिए बीजेपी ने एनआरसी और फिर ये यूसीसी का मामला छेड़ दिया है। दूसरी बात तो यह है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर अरविंद केजरीवाल समेत उन पार्टियों का मजाक उड़ाते रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई सभा में बोलते रहे, यह मुफ्त की रेवड़ी गलत परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए, इससे देश को नुकसान होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब देखिए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह भी ऐलान किया है कि इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें राशन तो देंगे मुफ्त में, सिलेंडर भी देंगे। अब ये सिलेंडर क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? हालांकि इनके वादे हैं, वादों का क्या, 15 लाख रुपए का भी वादा किया था, बाद में जुमला करा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में होली तक में घर में सिलेंडर बांटने की बात अमित शाह कर रहे थे, वो भी सिलेंडर जो है लोगों को नहीं मिला। तो इनके वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन एनआरसी और यूसीसी के माध्यम से ये जानबूझकर कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाकर पोलराइजेशन करके एक तबके का वोट हासिल करना चाहते हैं, दूसरे तबके को घबराहट में रखना चाहते हैं। अब चलिए जरा जो मुख्य पॉइंट है इनके घोषणा पत्र में उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी गई है, ये क्या करने वाले हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें एनडीटीवी ने प्रकाशित की है। पहला पॉइंट देखिए, राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। राज्य के 10 लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। महिला SC/ST घरों के लिए 5 साल का 10,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए हर साल मुफ्त चेकअप की सुविधा दी जाएगी। कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर देने का वादा। मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे। वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए आरक्षण 2% बढ़ाया। 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास होगा। बेटा, कुरबा, सिद्धि और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा। PFI और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित किए जाएंगे। कुछ और भी पॉइंट्स हैं घोषणा पत्र में, वो भी जरा आप सुन ही लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को आधा लीटर नंदिनी का दूध जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा भी ऐलान किया गया, जो सिलेंडर की बात है वो देखिए, उगादी, गणेश चतुर्थी और दिवाली पर बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कर्नाटक ओनरशिप एक्ट में संशोधन होगा। हर वार्ड में लैब होगा और मैसूर फिल्म सिटी के नाम का दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के नाम पर नामकरण किया जाएगा। अटल आहार केंद्र भी खोले जाएंगे। बीजेपी पोलराइजेशन के सहारे कर्नाटक में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और है। सर्वे भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए राहें अब आसान नहीं है, कर्नाटक के दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।